हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारियां चल रही होंगी आप सबकी। जमकर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और आपके पास सिर्फ ये 1 से 1.5 महीना ही है। उसके बाद जो आपको करना है कीजिएगा, लेकिन अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे रखिए। देखिए, कल मैंने आपके साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर तक डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं सुटेबल टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड देन determine the critical reason and the last is decision making. First is set up a hypothesis and the last is a decision making. तो ये प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको पता भी होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग। कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जब हम कोई भी रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम फाइंडिंग्स देखते हैं, कंक्लूजन्स देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन निकल कर आया, हमने क्या रिपोर्ट तैयार करी, जो भी हमने रिपोर्ट लिखी है उसमें हमने क्या फाइंडिंग्स करी हैं। तो ये कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी फैक्चुअल, कि फैक्ट की बात करें, अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जो भी कोई आपकी रिपोर्ट राइटिंग को पढ़े तो उसे इजिली समझ में आए कि आपने एग्जैक्टली अपनी रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखा है। तो ये क्लियर होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड डुप्लीकेशन। उसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और जो एरर्स होते हैं एरर से फ्री होनी चाहिए, कोई एरर इसमें नहीं दिखना चाहिए, तभी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिपोर्ट राइटिंग। और क्या होता है इसमें? वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जब रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगी, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि आपने रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से लिखी है। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या करते हैं? फाइंडिंग्स देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं और ये कैसी होनी चाहिए? फैक्चुअल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एरर से फ्री होनी चाहिए और डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड डुप्लीकेशन, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो ये सिंपल से वर्ड्स थे। ये तो वैसे भी आपको पता होने चाहिए कि आप कोई भी रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और स्ट्रक्चर्ड हो। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट होती है, इट इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड यूज्ड इट इन एन ऑफिशियल पर्पस। फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड होता है फॉर्मल, एक वर्ड होता है इनफॉर्मल। जैसे हम अपनी फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल, फैमिली से बात कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल होकर बात करते हैं। लेकिन जब कहीं हम ऑफिशियल कोई टॉक कर रहे हैं, ऑफिशियल हमारी बातचीत चल रही है, तो अब हम वहां पर फॉर्मल बात करते हैं। तो इसीलिए फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स होती है और ये क्या होती है? कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन होती है आपकी डेटा की, आपकी इंफॉर्मेशन की, कि आपने क्या डेटा तैयार किया है, क्या इंफॉर्मेशन तैयार करी है। तो उसमें जो कलेक्शन और जो इंटरप्रिटेशन आती है वो फॉर्मल रिपोर्ट के द्वारा तैयार की जाती है। तो फॉर्मल रिपोर्ट इज एन ऑफिशियल पर्पस, इज यूज्ड फॉर एन ऑफिशियल पर्पस एंड इट इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? जब हम कोई भी अपनी रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमें उसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कहीं भी कुछ भी लिख दिया और आपकी रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, नहीं, इट्स अ रॉन्ग वे। करेक्ट वे क्या है, करेक्ट प्रोसेस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट आता है पर्पस ऑफ स्टडी, कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इस स्टडी, जो आपकी स्टडी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट डिफाइन होनी चाहिए, कि जो भी कोई आपने प्रॉब्लम सर्च आउट करनी है, जो जिस चीज पे आप स्टडी करने वाले हैं, तो उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए उस प्रॉब्लम की, और आपकी स्टडी की एक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिव्यू लिटरेचर, सबसे पहले प्रॉब्लम डिसाइड होने के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद में मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी और मेथड्स, दो टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। क्या डिफरेंस बताया था मेथोडोलॉजी और मेथड्स में? कि मेथोडोलॉजी अब आपको यहाँ पर किस प्रोसेस से आपको आगे फॉलो करना है अपना रिसर्च रिपोर्ट में, जो भी आपको रिसर्च रिपोर्ट में फॉलो करना है रूल, वो मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करने वाले हैं।
उसके बाद में आप डेटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, सजेशंस देंगे, देन आफ्टर आप बिब्लियोग्राफी तैयार करेंगे एंड द लास्ट वन इज, लास्ट में क्या आता है, अपेंडिसेस। बिब्लियोग्राफी के बाद क्या आता है, अपेंडिसेस। अपेंडिसेस इज द लास्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज योर पर्पस ऑफ स्टडी, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है। अगर आपको इसमें से 2-4 पॉइंट भी एग्जाम में याद रहे ना, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि रिसर्च रिपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, आपको उसमें प्रोसेस दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आगे पीछे करके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से करेक्ट प्रोसेस क्या है रिसर्च रिपोर्ट का। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रिसर्च रिपोर्ट का लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लेंगे या अपेंडिसेस, कंक्लूजन। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है कि कंक्लूजन उसका लास्ट ऑप्शन होगा रिसर्च रिपोर्ट का, बट नो, लास्ट, सबसे लास्ट में क्या आती है, अपेंडिसेस। कंक्लूजन एंड सजेशंस के बाद बिब्लियोग्राफी एंड द लास्ट इज अपेंडिसेस, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट इज सम टर्म्स जो हम रेफरेंस में यूज करते हैं। रेफरेंस मीन्स कि जैसे मैं आपको बताऊं, IBID, ठीक है। IBID जैसे कि आपने कोई लाइन लिखी, ठीक है, अब आपको वही लाइन सेम पेज पे दोबारा लिखनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, IBID फॉर रेफरेंस, कि सेम ऑथर ने सेम पेज पे इमीडिएट अबव अगर कुछ कहा है, जस्ट ऊपर आपके वो चीज लिखी है उसी पेज पे, तो आप नीचे क्या लिख देंगे, IBID। आपको वो चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। IBID का मीनिंग ये है कि यही लाइन सेम ऑथर ने सेम पेज पर लिखी है, इसलिए हमने यहाँ पर IBID का यूज किया है। तो एक तरह से ये रेफरेंस हो गया। OP.CIT का यूज कहाँ करते हैं, द वर्क साइटेड अर्लियर और प्रीवियसली मेंशन, सेम ऑथर डिफरेंट पेज, मीन्स वो लाइन हमने सेम ऑथर ने उसी अपने काम में पहले उसी बुक में यूज की है बट डिफरेंट पेज पे। IBID और OPCIT में यही डिफरेंस है कि IBID हम सेम पेज पे यूज करते हैं, सेम पेज पे सेम ऑथर ने जो बात कही है, हम नीचे अगर हमें वही बात लिखनी है तो हम वहां पर IBID का रेफरेंस देकर लिख देते हैं, इमीडिएट अबव अगर हमने वही सेम बात कही है। अगर OPCIT हमें लिखना है तो कहाँ लिखेंगे कि सेम ऑथर ने वही सेम बात कही है बट डिफरेंट पेज पे कही है, अब हमें वही लाइन डिफरेंट पेज पे लिखनी है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, OP.CIT, द वर्क साइटेड अर्लियर और प्रीवियसली मेंशन। आपने कहीं ना कहीं उस बुक में पहले भी उस बात को मेंशन कर रखा है, तो पूरी बात को दोबारा ना लिख के आप क्या करेंगे, आप OP.CIT लिखेंगे। LOC.CIT क्या होता है, इन द प्लेस साइटेड, हम ये बात वहां यूज करते हैं, इसका भी मीनिंग यही है कि सेम ऑथर ने ही लिखी है उस बुक में, लेकिन हम यहाँ पर प्लेस, जैसे कि अगर सपोज टू बी हमने 74 पेज पे कोई बात कही है और हमें वही बात हमें अपने 82 पेज पे भी लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर लिखकर लिख देंगे LOC.CIT। इट मीन्स कि पेज नंबर 74 पे हमने ये बात बोली है, इसलिए हमने यहाँ पर LOC.CIT का यूज किया है। तो पेज नंबर हमने वहां पे मेंशन कर दिया, उसका प्लेस हमने मेंशन कर दिया कि उस प्लेस पे हमने या उस पेज नंबर पे हमने ये बात कही है। एट ऑल, एट ऑल तो देखिए एक बहुत कॉमन वर्ड है कि जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, जैसे कोई डेफिनेशन है सपोज टू बी, ठीक है, तो वो डेफिनेशन हो सकता है कई सारे राइटर्स ने मिलके लिखी हो, तो हम क्या करेंगे कि दिस एंड दिस एट ऑल, हम एट ऑल लगा देंगे कि और भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात करी है। तो जब हम कई सारे लोगों को रेफर करते हैं, कई सारे लोगों का रेफरेंस देते हैं एक ही चीज में, तब हम वहां पे यूज करते हैं एट ऑल का, ठीक है, रेफरिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। अब हमारे पास 2 तरीके के फॉर्मेट होते हैं, एक APA फॉर्मेट और एक MLA फॉर्मेट। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम APA फॉर्मेट को किस तरीके से लिखते हैं और MLA फॉर्मेट को किस तरीके से लिखते हैं। APA की फुल फॉर्म और MLA की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। APA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब देखिए एग्जाम्पल, APA की फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले सरनेम, कॉमा, नेम, डॉट और ब्रैकेट में ईयर, देन लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना नाम आपको लिख के दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, अग्रवाल, कॉमा, S डॉट, इनिशियल, नेम मतलब कि यहाँ पर इनिशियल आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा हमने दे दिया 2023, तो ये हो गया APA फॉर्मेट। अगर हम बात करें MLA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA। इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, सॉरी डॉट, और इन्वर्टेड कॉमास में हम लगाते हैं टाइटल ऑफ सोर्स, एट द लास्ट फुल स्टॉप। तो लास्ट नेम इज अग्रवाल, कॉमा, शिप्रा,
डॉट और टाइटल ऑफ सोर्स, जो भी आपका टाइटल है आप इस इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ एपीए और एमएलए में। एपीए में हमने क्या करा, इनिशियल नेम यूज करा और ईयर यूज करा। एमएलए में हमने क्या यूज करा, फर्स्ट नेम यूज करा और टाइटल ऑफ सोर्स यूज करा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब बात आती है फुट नोट और एंड नोट की। ये दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। फुट नोट का मीनिंग क्या है, एंड ऑफ द पेज। जब हम पेज के एंड में कुछ नोट यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे लगाते हैं फुट नोट, और एंड नोट जो हम चैप्टर के एंड में लगाते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर। तो एंड से आपको याद रखना है कि चैप्टर एंड हो गया है, इट मींस चैप्टर खत्म हो गया है, तो हमें चैप्टर के एंड में एंड नोट यूज करना है। फुट नोट, फुट मतलब पैर के लास्ट में, मीन्स की उसी बॉडी का लास्ट पार्ट, उसी पेज का लास्ट पार्ट। फुट नोट मीन्स एंड ऑफ द पेज, एंड नोट मीन्स एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये आप, आई होप आपको याद रहेगा। तो ये सारे टर्म्स थे जो हमने यूज किए। क्या क्या हमने आज पढ़ा, रिपोर्ट राइटिंग, प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, एंड सम टर्म्स यूज्ड इन रेफरेंसेस। रेफरेंस के लिए हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, एपीए फॉर्मेट हमने पढ़ा, एमएलए फॉर्मेट हमने पढ़ा, फुट नोट पढ़ा, एंड नोट पढ़ा। इस एंड नोट के साथ मैं आज अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को भी एंड करती हूँ। फिलहाल के लिए अभी हमने जितने टॉपिक डिस्कस करे हैं आप उस पर फोकस करिए, और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन करेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप इसी यूनिट के अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन करना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी तरीके से बना के ला पाऊँ। क्योंकि टाइम कम है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नेक्स्ट यूनिट करानी चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें रिसर्च एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस करने हैं पहले, तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट आपकी कंप्लीट होती है फ्रॉम माय साइड। और कोई टॉपिक रह जाता है, आपको लगता है कोई टॉपिक और इसमें इंपॉर्टेंट, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर पाऊँ। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।